तो चलिए आज हमारे आसपास मौजूद हर चीज के बिल्कुल जड़ तक जाते हैं और समझते हैं कि ये पदार्थ या मैटर आखिर है क्या। शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक किताब, हवा और एक ग्लास पानी, ये तीनों चीजें सुनने में तो एकदम अलग लगती हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इन तीनों में एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बहुत ही बुनियादी बात कॉमन है? सोचिए जरा, क्या हो सकती है वो? और जवाब छिपा है इस सीधी साधी सी परिभाषा में। देखिए, पदार्थ यानी कि मैटर वो कोई भी चीज है जो बस दो शर्तें पूरी करती है। पहली, वो जगह घेरती है, मतलब उसका कुछ वॉल्यूम होता है, और दूसरी, उसमें द्रव्यमान यानी कि मास होता है। मास का मतलब है कि उसके अंदर कितना सामान या स्टफ भरा हुआ है। बस ये दो आसान से नियम। आप इस परिभाषा को अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं। जो पानी हम पीते हैं वो जगह घेरता है, उसका वजन होता है। हवा भले ही दिखे ना, पर वो भी जगह घेरती है। गुब्बारे में भरती है ना, कुर्सी, किताब, और हाँ, हम इंसान भी, ये सब के सब पदार्थ के एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पदार्थ क्या है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमें मिलता किन किन रूपों में है, मतलब इसकी फिजिकल स्टेट्स क्या हैं। आमतौर पर पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। अब ये टेबल बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ठोस यानी सॉलिड का आकार और आयतन दोनों फिक्स्ड होते हैं, जैसे कोई पत्थर। द्रव यानी लिक्विड, उसका आकार फिक्स नहीं होता, जिस बर्तन में डालो वैसा हो जाता है, पर उसका आयतन उतना ही रहता है। और गैस, भाई वो तो आज़ाद है, न तो उसका आकार फिक्स्ड है न ही आयतन। उसे जितनी जगह मिलती है वो पूरी तरह फैल जाती है। पर रुकिए, क्या ये इतना ही है? नहीं, इन तीनों अवस्थाओं के पीछे हर पदार्थ में एक बहुत गहरा राज छिपा है, एक ऐसा सीक्रेट जो इन सब को एक दूसरे से जोड़ता है, भले ही वो बाहर से कितने भी अलग क्यों ना दिखें। और वो राज ये है, हर चीज, चाहे वो पत्थर हो, पानी हो या हवा, वो असल में बहुत ही ज्यादा, मतलब अविश्वसनीय रूप से छोटे छोटे कणों से बनी है। इन्हीं कणों को हम परमाणु और अणु यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यही हैं हर पदार्थ के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स। इस बात को महसूस करने के लिए जरा चीनी के एक दाने के बारे में सोचिए। हमें तो वो एक छोटा सा टुकड़ा लगता है ना? पर असल में उस नन्हे से दाने के अंदर करोड़ों अरबों कण, पार्टिकल्स ठसाठस भरे हुए हैं। ये सोचना भी माइंड बॉगलिंग है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर एक छोटे से दाने में इतने सारे कण हैं, तो फिर ये कण असल में कितने छोटे होते हैं? इसका जवाब तो और भी हैरान करने वाला है। ये कण इतने इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। उनका होना साबित करने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। और इसके लिए एक बड़ा ही सिंपल सा प्रयोग है। एक शीशे के बर्तन में पानी लीजिए, एकदम साफ। अब उसमें स्याही की सिर्फ एक बूंद डालिए, बस एक बूंद। और फिर देखिए, वो एक बूंद कैसे धीरे धीरे फैलकर पूरे के पूरे पानी को रंगीन कर देती है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि स्याही की उस एक बूंद में लाखों करोड़ों छोटे छोटे कण थे, जो पानी के कणों के बीच की खाली जगह में घुस गए और चारों तरफ फैल गए। तो इस एक एक्सपेरिमेंट से दो बातें साबित होती हैं। एक, कि कण बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, और दो, कि उन कणों के बीच में खाली जगह होती है। वाह, तो हमने काफी कुछ जान लिया है। चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं, ताकि ये सारी बातें दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। तो याद रखने वाली 4 मुख्य बातें हैं। पहली, पदार्थ वो है जिसमें मास हो और जो जगह घेरे। दूसरी, इसकी 3 मुख्य अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव और गैस। तीसरी, हर पदार्थ बहुत बहुत छोटे कणों से बना है। और चौथी, ये कण इतने छोटे हैं कि हमारी आंखें उन्हें नहीं देख सकती। सिंपल। अब जाने से पहले मैं एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। हमने देखा कि स्याही के कण पानी में घूम रहे थे, मतलब पदार्थ के कण हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, उनमें मोशन होता है। तो फिर ठोस चीजें जैसे कि एक पत्थर या टेबल बिखर क्यों नहीं जाती? अगर उनके कण भी हिल रहे हैं तो वो एक साथ जुड़े कैसे रहते हैं? सोचिएगा इस बारे में। इसका जवाब किसी और विश्लेषण में ढूंढेंगे।